हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो लीगल। आज हम बात करेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में, जो चैप्टर 7 में है। ठीक है, पार्ट 4 के चैप्टर 7 में है। अच्छा, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर फैक्ट है, ठीक है, या कोई एक एविडेंस आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसको प्रूव करने का, ठीक है, प्रूव करने का बर्डन किसके ऊपर है, राइट? तो ये है बर्डन ऑफ प्रूफ। तो इसमें सबसे पहले मैंने बोला था आपको कि सबसे पहले आपको देखने की जनरल रूल नाम की कोई चीज़ है इसमें, तो बिल्कुल है। जनरली क्या होता है, या जनरल रूल क्या कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर होगा, राइट? लेकिन जहाँ पे एक्सप्रेसली मेंशन है कि बर्डन ऑफ प्रूफ वहाँ पे डिफेंस के ऊपर होगा, सिर्फ वहाँ जो है वो एक्सेप्शन में आ जाएगा। अदरवाइज जनरल रूल क्या कहता है कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर होगा। अब सेक्शन 104 यहाँ पे क्या बात कर रहा है? बर्डन ऑफ प्रूफ की। तो हु एवर डिजायर एनी कोर्ट टू गिव जजमेंट एज टू एनी लीगल राइट और लाइबिलिटी डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट विच ही असर्ट मस्ट प्रूव दैट दोज फैक्ट एग्जिस्ट। उसे ये प्रूव करना होगा कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं। एंड व्हेन अ पर्सन इज बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, कि कोई पर्टिकुलर फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, इट इज सेड दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पर्सन। यानी कि मैं कोर्ट में केस कर रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि जो जजमेंट है वो मेरी फेवर प्रोसिक्यूशन हो ना, तो मुझे लग रहा है मेरे राइट और लाइबिलिटीज़ जो है, सॉरी, मेरे राइट जो है वो वायलेट हुई है, इसलिए मैंने कोर्ट में आके केस किया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मैं कोर्ट में जाके कह रही हूँ कि सर आप मेरे फेवर में जजमेंट दो। ठीक है, तो फेवर में जजमेंट तभी आएगी ना जब आप एविडेंस प्रोड्यूस करोगे और कोर्ट को बिलीव कराओगे कि हाँ तुम्हारे साथ जाती हुई है, या जो राइट्स है तुम्हारे बनते हैं, तो उन्हें वो दिलवाएं। सही है। अब इलिस्ट्रेशन, A desires a court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed। सिंपल सा है, A कोर्ट में जाता है और चाहता है कि B को सज़ा मिले, ठीक है, जो B ने क्राइम कमिट किया है। तो A को प्रूव करना पड़ेगा ना कि B ने क्या क्राइम किया है और कैसे किया है, सारी चीज़ें, राइट? अब है B कह रहा है A desire a court to give judgment that he is entitled to certain land, कि एक जो पर्टिकुलर लैंड है वो उसके लिए एंटाइटल है, उसके पोजेशन में होनी चाहिए वो, बाय द रीज़न ऑफ द फैक्ट विच ही एजर्ट, उसने कोई एक रीज़न दी है, एंड विच बी डिनाइज, बी मना कर रहा है कि भाई मेरा पोजेशन होना चाहिए, मेरी है। ए मस्ट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट। अब वो जो उसने दिया है ना कोर्ट को रीज़न कि इस वजह से ये जो लैंड है वो मेरी होनी चाहिए, तो उसका प्रूफ जो है ए कोर्ट में जाके देगा, राइट? अब देखो, बर्डन ऑफ प्रूफ भी ना किस तरीके से होगा कि कितने एक्सटेंट तक आपको एक पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करना होगा कोर्ट में। इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सिविल केसेस में, एक होता है क्रिमिनल केसेस में। तो अगर सिविल केसेस की बात करें तो यहाँ पे चल जाता है कि प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस। प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस का क्या मतलब है कि भाई यार तुमने 51% तक भी इतना हमें वो कर दिया, बिलीव दिला दिया ना कि हाँ इतना ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है। मान लो कोई पर्टिकुलर फैक्ट आया, ठीक है, तो ये देखेंगे जो एविडेंस है दोनों पार्टीज़ ने दिए, ए ने भी दिए और बी ने भी दिए। अब वेट किसका है, ठीक है, इसका ज़्यादा है या इसका ज़्यादा। अब वेट का मतलब ये नहीं है कि उसे तोलना शुरू कर देंगे, वेट का मतलब ये है कि किसकी बात का वजन ज़्यादा है, ठीक है, तो उसी के फेवर में जो है जजमेंट आ जाएगी। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग में क्या होता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी कि 1% भी अगर चांस है ना कि इस बंदे ने ऑफेंस नहीं किया, तो वो 1% उसे बचा ले जाएगा, ठीक है। वो 99% चिक चिक के कहता है कि हाँ भाई इसने ऑफेंस किया है, पर 1% अगर कहता है कि ना शायद इसने ना किया हो, तो वो 1% जो है उस बंदे को बचा ले जाएगा। तो हमेशा क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, डाउट क्रिएट किया जाता है। जो डिफेंस का काम है डाउट क्रिएट करना होता है। अगर उनके पास कुछ भी ना हो तो डाउट क्रिएट करते रहो और बचते रहो, है ना। ऑन होम द बर्डन ऑफ प्रूफ लाई। अब बर्डन ऑफ प्रूफ लाई किसके पे करता है, यहाँ पे इसे हम बोलते हैं ओनर्स ऑफ प्रूफ, जो हमेशा शिफ्ट होता रहता है, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ कभी शिफ्ट नहीं होता, हमेशा प्रोसिक्यूशन पे होता है। एक्सेप्शन जिस अलग है, मतलब एक्सेप्शन जो है वो अलग बात है। वेयर एज ओनर्स ऑफ प्रूफ की अगर हम बात करें तो वो चेंज होता रहता है, शिफ्ट होता रहता है। मान लो ए ने एविडेंस दे दिए, अब बी के ऊपर ये आ जाएगा कि हाँ भाई या तो इसे निगेट करें, है ना, या फिर क्या है नए एविडेंस लेकर आए। इस तरीके से चलता रहेगा और जो लास्ट में जीत जाएगा वो जीत जाएगा। द बर्डन ऑफ प्रूफ इन द सूट ऑफ द प्रोसीडिंग लाइज ऑन दैट पर्सन हु वुड फेल, जो फेल हो जाएगा, ठीक है। अपने आप को फेल होने से बचाने के लिए उन्हें एविडेंस लाते रहने पड़ेंगे। ए सू बी फॉर द लैंड ऑफ विच बी इज इन द पोजेशन एंड विच एज ए असर्ट्स वॉज लेफ्ट टू ए बाय द विल ऑफ सी, बी इज फादर। इफ़ नो एविडेंस वर गिवन, अगर एविडेंस नहीं दिए जाएंगे ऑन ईदर साइड बी वुड बी एंटाइटल्ड टू रिटेन द पोजेशन, तो इसलिए ए जो है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा। तो यहाँ से आपका बनता है प्री का क्वेश्चन, ठीक है।
अब आता है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू द पर्टिकुलर फैक्ट। ये तो भाई बहुत पूछा जाता है पर्टिकुलर फैक्ट के रिगार्डिंग, और एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है प्री का, मेंस का भी बन जाता है यहाँ से। द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू द पर्टिकुलर फैक्ट लाइज ऑन दैट पर्सन हु विशेज द कोर्ट टू बिलीव इन इट्स एग्जिस्टेंस। यही देखना है कि कोर्ट उसके एग्जिस्टेंस को बिलीव करेगा या नहीं करेगा। तो जो पर्टिकुलर फैक्ट को लेकर आ रहा है वो इसे प्रूव करेगा। सही है। A prosecutes B for the theft and wishes the court to believe that B admitted the theft to C. C को उसने admit किया था। A must prove the admission. B wishes the court to believe that at the time of the question he was elsewhere. A must prove that. अब B कह रहा है कि मैं तो उस टाइम वहाँ था ही नहीं, तो उसे प्ली ऑफ एलिबी प्रूव करनी पड़ेगी, राइट। अब है 107, burden of proving the fact to be proved to make the evidence admissible. The burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence. ये जनरल है, इसमें इलिस्ट्रेशन बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे ये देखें, ए विशेस टू प्रूव डाइंग डिक्लेरेशन। अगर उसे डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करनी है तो पहले ये भी तो प्रूव करना पड़ेगा ना, वो मर गया, तो इसलिए उसे वो भी प्रूव करना पड़ेगा, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा। ए विशेस टू प्रूव बाय सेकेंडरी एविडेंस द कंटेंट ऑफ द लॉस्ट डॉक्यूमेंट। अब वो कह रहा है लॉस्ट डॉक्यूमेंट के, तो पहले ये प्रूव करो कि वो लॉस्ट हो गए हैं, खो गए हैं, राइट। अब है बर्डन ऑफ प्रूविंग द केस ऑफ अक्यूज्ड कम्स विद इन द एक्सेप्शन। भाई ये जो है इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए आता है क्वेश्चन, सेक्शन बेस्ड भी आता है और सिचुएशन बेस्ड भी आता है। व्हेन अ पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कमस्टेंसेस ब्रिंगिंग द केस। अब देखो हम ना BNS में या फिर IPC में क्या पढ़ते थे, जनरल एक्सेप्शन पढ़ते हैं, है ना। तो मैं कह रही हूँ कि भाई मैं तो उस टाइम पे ना अनसाउंड माइंड की थी, या फिर मैं ड्रंक थी उस टाइम पे, और वॉलेंटरली ड्रंक नहीं थी, इनवॉलेंटरली थी, किसी ने मेरे खाने में या पीने में कुछ मिला दिया था, राइट। तो अब ये बर्डन किसके ऊपर लाई करेगा, एक्सेप्शन में मैं फॉल कर रही हूँ, ठीक है, तो बर्डन किस पे लाई करेगा, मेरे पे ही लाई करेगा। बस यही 108 में है। अब है 109, बर्डन ऑफ प्रूविंग द फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज, ठीक है। जिसकी स्पेशल नॉलेज होगी, यहाँ से भाई प्री से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये जो मैं जिस पे स्पेसिफिकली बोल रही हूँ ना, यहाँ प्री से क्वेश्चन बनता है, तो वहाँ बनता है, पढ़ा हुआ है मैंने, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व किए हैं इसलिए बता रही हूँ। और ये इलिस्ट्रेशन से क्वेश्चन बनते हैं। व्हेन अ पर्सन डज एन एक्ट विद सम इंटेंशन अदर देन दैट विच द कैरेक्टर एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एक्ट सजेस्ट द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट इंटेंशन इज अपॉन दैट पर्सन। अब जो क्वेश्चन बनता है ना, वो यहाँ से बनता है टिकट वाले से, एग्जाम्पल से। यहाँ से मेंस का भी क्वेश्चन बनता है टिकट वाले से। ये कह रहा है ए इज चार्ज विद ट्रैवलिंग ऑन द रेलवे विदाउट द टिकट। बिना टिकट के वो मतलब ट्रेन में चढ़ गया है, बर्डन किसके ऊपर लाई करेगा। अब मैं बिना टिकट के अगर बस में बैठ जाऊँ तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, मेरे पे ही होगा ना, कि यार मैंने टिकट ली थी। तो आप प्रूव कर दो और बच जाओगे। नेक्स्ट है 110, बर्डन ऑफ प्रूविंग द डेथ ऑफ अ पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 डेज। तो आपको क्या दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो विद इन 30 डेज, ठीक है, और एक इसका सेक्शन नंबर। इन दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एविडेंस में आई गेस 106 और 107 थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं सॉरी 107 और 108 थे, ठीक है, 107 और 108। व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ मैन इज अलाइव और डेड। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या वो बंदा जिंदा है, ठीक है, तो इट इज़ शोन दैट ही वॉज अलाइव विद इन 30 सालों के अंदर अंदर तो वो जिंदा था, ठीक है। तो ये किसके ऊपर लाई करेगा, जो बंदा ये बोल दे कि वो मर गया है, सही है, जो मर गया बोल रहा है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा। यहाँ पे ये कि 7 सालों तक वो मिला नहीं है, 7 ईयर्स हो गए उसे और वो मिलना है। प्रिजम्पशन क्या होती है, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ होती है कि भाई वो 7 सालों तक उसका आता पता नहीं है, गायब है, तो मतलब वो मर गया है। अब मैं कह रही हूँ कि नहीं वो तो ज़िंदा है, मैंने उसे देखा था जैसा भी है, तो वो बर्डन मेरे पे लाई करेगा कि मैंने कहाँ उसे ज़िंदा देख लिया। नेक्स्ट है 112, ठीक है, 112, व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर person are partners, landlord, tenants or principal or agent, it has been shown that they have been acting as such, the burden of proving that they do not stand or have ceased to stand or each other in those relationships respectively is on the person who affirms that। अब प्रिजम्पशन तो इस फेवर में होगी ना कि अगर वो लैंडलॉर्ड या टेनेंट है तो वो लैंडलॉर्ड टेनेंट ही होंगे, या पार्टनर्स है तो पार्टनर्स ही होंगे, प्रिजम्पशन फेवर में होगी। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब ये चीज़ खत्म हो गई है व्हाटसोएवर, तो यू जस्ट हैव टू गिव द क्या कहते हैं एविडेंस टू दैट, सही है। बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू द ओनरशिप की प्रिजम्पशन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप किसी चीज़ की पोजेशन में हो, ठीक है, तो ये प्रिजम्पशन होती है कि आप उसके ओनर हो। अब दूसरा बंदा कह रहा है कि यार ये ओनर नहीं है, मैं ओनर हूँ, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर चला जाएगा, वो बंदा जो ये कह रहा है कि नहीं मैं ओनर हूँ, ये नहीं है, ठीक है, आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा। प्रूफ ऑफ द गुड फेथ इन ट्रांजेक्शन्स वेयर वन पार्टी इज इन द रिलेशनशिप ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। अब इसमें क्या होता है कि
एक बंदा एक्टिव कॉन्फिडेंस में है, ठीक है, यानी कि एक जो बंदा है वो सुपीरियर पोजीशन होल्ड करता है दूसरे के कंपैरिजन में। तो अगर दूसरा कोई काम करता है जो देखने में ये लग रहा है कि वो फर्स्ट वाला जो डोमिनेंट पोजीशन पे है उसके इंटरेस्ट में है, फॉर एग्जांपल मैं और मेरा सर्वेंट, ठीक है, तो मैं अपने सर्वेंट को कहती हूँ कि यार तेरी प्रॉपर्टी तो है ना, तू मेरे नाम कर दे, या मैं डरा धमका के या जैसे भी जो भी मैंने उसे उसकी प्रॉपर्टी अपने ऊपर करवा ली। तो यहाँ पे क्या प्रिजम्पशन होगी कि आपने अपनी पावर का यूज़ किया है सामने वाले को दबाने के लिए, ठीक है। तो अगर वहाँ पे गुड फेथ होगी तो उसका एविडेंस कौन देगा? जो एक्टिव या कैसे कह सकते हैं कि डोमिनेंट पोजीशन में होगा वो ये कहेगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने अपनी मर्जी से मुझे दिया है, ये जो भी है, ठीक है। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, वेयर देयर इज़ अ क्वेश्चन एज टू द गुड फेथ ऑफ द ट्रांजेक्शन। गुड फेथ के एविडेंस देने हैं कि जो ट्रांजेक्शन हुई है वो गुड फेथ में हुई है, भाई मेरा कोई इसमें ऐसा रोल नहीं है, सही है। बिटवीन द पार्टीज वन ऑफ whom स्टैंड्स टू द अदर इन द पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। एक बंदा जो है वो एक्टिव कॉन्फिडेंस में है, एक्टिव कॉन्फिडेंस का मतलब डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करता है। द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ ऑफ द ट्रांजेक्शन इज ऑन द पार्टी हु इज इन द पोजेशन ऑफ एक्टिव। जो एक्टिव कॉन्फिडेंस में होगा उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। इलिस्ट्रेशन देखते हैं, द गुड फेथ ऑफ द सेल बाय अ क्लाइंट टू एन एडवोकेट। एक क्लाइंट जो है एडवोकेट को बेच देता है। इन द क्वेश्चन इन द सूट ब्रोड बाय द क्लाइंट द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ ऑफ द ट्रांजेक्शन इज ऑन द। अब मान लो मैं अपने क्लाइंट को कहती हूँ कि यार ये जो तुम्हारी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो मुझे 10 लाख में बेच दो, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा केस ख़त्म करा दूंगा, या मेरी बहुत चलती है, व्हाट्सएवर कोई भी रीज़न देके, मतलब मैं उसे बहला फुसला के कॉन्फिडेंस में लेके उसकी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 लाख में ले लूँगा, ठीक है। अब डाउट तो आएगा यार 2 करोड़ की प्रॉपर्टी कोई 10 लाख में क्यों देगा? तो यहाँ पे एक एडवोकेट जो है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा कि आप ये बताओ कि उन्होंने गुड फेथ में 2 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको 10 लाख में बेची है, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर होगा। अगर क्वेश्चन आता है, यानी कि जो क्लाइंट है वो अगर क्वेश्चन रेज करता है या सूट फाइल करता है कोर्ट में जाके कि भाई मेरे साथ तो धोखा हुआ, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, या जो भी मिस रिप्रेजेंटेशन, कोर्जन, कोई भी रीज़न हो सकता है, सही है। नेक्स्ट है 115 प्रिजम्पशन एज टू द सर्टेन ऑफेंसेस। कुछ ऑफेंसेस की प्रिजम्पशन वेयर द पर्सन इज एक्यूज ऑफ हैविंग कमिटेड एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2। कौन कौन से ऑफेंस है? नंबर 1, एनी एरिया डिक्लेयर टू बी डिस्टर्ब एरिया। कोई एक पर्टिकुलर एरिया है उसको डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया। अंडर एनी इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स मेकिंग प्रोविजन फॉर द सप्रेशन ऑफ द डिसऑर्डर और रिस्टोरेशन द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर। सिंपल सी बात है, एक पर्टिकुलर एरिया है उसे डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया गया, ठीक है। अब प्रोविज़न जो हैं बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे पीस और सिक्योरिटी जो है मेंटेन की जा सके या वापस लेके आई जा सके। सेकंड कह रहा है कि कोई एरिया, एनी एरिया इन विच देयर हैव बीन ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 मंथ, 1 महीने से ज़्यादा वहाँ पे है डिस्टर्बेंस चल रही है, ठीक है, पब्लिक पीस मेंटेन नहीं हो पा रहा है, डिस्टर्बेंस चल रही है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? 1 मंथ, 1 महीने से ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस चल रही है। एंड इट इज़ शोन दैट सच पर्सन हैड बीन एट अ प्लेस इन सच एरिया एट द टाइम व्हेन firearms or explosive were used at or from that place to attack or resist the member of any armed force। इसे ना सिंपल लैंग्वेज में समझो कि वहाँ पे ना जैसे मिलिट्री जो है वो डिप्लॉय कर दी गई है पीस मेंटेन करने के लिए, ठीक है, और वहाँ पे आप प्रेजेंट हो। आप भले ही वहाँ से सिर्फ गुजर रहे थे और आपके वहाँ पे आते ही मान लो कियोस एकदम से शुरू हो गया, ठीक है, या तो आप अटैक में हो या रेजिस्ट करने में हो व्हाटसोएवर। अब वहाँ पे एकदम से मतलब आपका कोई लेना देना नहीं है, मान लो कोई राइट्स है, ठीक है, आपका कोई लेना देना नहीं है उनसे, आप तो वहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन उसी समय पे क्या हुआ, एकदम से भीड़ भड़क गई है ना, या फिर बोल सकते हैं कि लड़ाई एकदम बहुत ज़्यादा पीक पे होगी या आर्मी वहाँ पे आ गई, उन्होंने आपको पकड़ लिया। तो आप तो ये कहोगे ना यार मैं तो वहाँ से निकल रहा था, मुझे पता भी नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो जब आप कहोगे ना मुझे पता भी नहीं क्या हो रहा है, तो ये बर्डन आप पे आएगा क्योंकि आप वहाँ प्रेजेंट थे, तो गलती आपकी ही मानी जाएगी, प्रिजम्पशन है ये, राइट। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? आपके ऊपर होगा। बर्थ ड्यूरिंग द, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बर्थ ड्यूरिंग द मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द लेजिटिमेसी। ये सेक्शन कह रहा है कि अगर आपकी शादी हो जाती है, ठीक है, ए की शादी हो गई बी से, सही है, अब इनका एक बेबी हो गया, ठीक है, और ये शादी के 280 डेज में पैदा हो गया ये बच्चा, तो ये माना जाएगा कि ये जो बच्चा है लेजिटिमेट सन है या सॉरी चाइल्ड है ए और बी का, सही है। अरे नहीं सॉरी मैंने ना उल्टा बता दिया, ए प्लस बी दोनों की शादी हुई, इनका बच्चा हुआ, ठीक है। शादी आज शादी है, मान लो कोई भी डेट ले लो, आज 1 अप्रैल है, ठीक है, तो यानी कि 2 अप्रैल को शादी 1 अप्रैल को है, 2 अप्रैल को बच्चा पैदा हो गया। प्रिजम्पशन ये होगी कि मतलब यही माना जाएगा, कंक्लूसिव प्रूफ है ये
कि ये इन दोनों का ही बच्चा है। सही है। शादी मतलब आप शादी में हो, शादी में मतलब बच्चा पैदा हो गया तो यही माना जाएगा कि आपका बच्चा है। पर अब शादी अगर डिसॉल्व हो गई है, ठीक है, और उसके विद इन 280 डेज बच्चा पैदा हो गया तो भी यही माना जाएगा कि ये बच्चा आपका ही है। सही है। अब क्लियर हो गया। शादी के ड्यूरेशन में तो भले ही नेक्स्ट डे बच्चा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा जो मतलब शादी वैलिड होनी चाहिए, नंबर 1। सेकंड, जो शादी हुई है, शादी होने के बाद और डाइवोर्स से पहले, ठीक है, पति के मरने से पहले, डिवोर्स से पहले जो बच्चा है वो उसने जन्म ले लिया तो क्या होगा? लेजिटिमेट चाइल्ड होगा। और अगर डाइवोर्स हो जाता है इन केस तो 280 डेज के अंदर अंदर बच्चा पैदा हो गया तो भी यही माना जाएगा कि इस बी का ही वो बच्चा है। ठीक है, प्रोवाइडेड कि जो मदर है वो अनमैरिड रही। ये रहा। अब एक बार इसी सेक्शन को पढ़ते हैं। द फैक्ट दैट एनी पर्सन वॉज बोर्न ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द वैलिड मैरिज, नंबर 1 वैलिड मैरिज होनी चाहिए बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन। अभी कह रहे हैं एनी मैन, हस्बैंड का नाम ही नहीं लिया, मतलब पति का नाम ही नहीं लिया, एनी मैन। ठीक है। और within 280 days after its dissolution, the mother remaining unmarried shall be conclusive proof that he is legitimate child of that man, unless it can be shown that, अब ये कह रहे हैं कि unless it can be shown that the party to the marriage has no access to each other at the time when the child was begotten। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि ए और बी है, ठीक है, अब वो उन्हें 2 साल हो गए, वो आपस में मिले नहीं। लड़का जो है कनाडा रहता है और लड़की जो है मान लो इंडिया में रहती है। ठीक है, तो अब ये कनाडा रहता है, 2 साल से आया ही नहीं, एक्सेस ही नहीं है ना, तो बच्चा कैसे पैदा हो जाएगा? तो अगर आपने ऐसा दिखा दिया तो ठीक है, तो माना जा सकता है कि ठीक है ये चाइल्ड जो है, और आई शुड से जो रिलेशनशिप ऑफ द मदर विद दैट अनदर पर्सन वो इलेजिटिमेट है। चाइल्ड तो कभी इलेजिटिमेट नहीं हो सकता ना, बच्चे कैसे इलेजिटिमेट कर दोगे? तो वो रिलेशनशिप इलेजिटिमेट था, उस इलेजिटिमेट रिलेशनशिप से वो बच्चा पैदा हुआ। सही है। नेक्स्ट, presumption as to the abetment of the suicide by the married women। अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन भी याद रखना आपको। When the question is whether the commission of the suicide by a woman had been abetted by her husband or any relative of her husband, and it is shown that she had committed suicide within a period of 7 years। 7 साल के अंदर अंदर शादी हुई थी, मतलब उसके 7 साल के अंदर अंदर उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, मतलब मरी गई है। एंड दैट हर हस्बैंड एंड रिलेटिव, अब ये कह रहा है कि उन्होंने क्रुएलिटी भी की थी। ठीक है, सुसाइड किया विदिन 7, कहाँ गया, विदिन 7 ईयर किया, और हस्बैंड ने क्रुएलिटी की थी, हस्बैंड और उसके पेरेंट्स ने या उनके जो रिलेटिव हैं। अब यहाँ पे याद क्या रखना है, कोर्ट मे प्रिज्यूम है, शैल प्रिज्यूम नहीं है कि हैविंग रिगार्ड टू ऑल द अदर सर्कमस्टेंस इन द केस दैट सच सुसाइड हैड बीन अबेटेड, अबेटमेंट थी, ठीक है, बाय द हस्बैंड और सच रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड। सही है। नेक्स्ट है डाउरी डेथ की प्रिजम्पशन। When the question is whether a person has committed the dowry death of women, it is shown that soon before, अब ये चीज़ ना इतनी इंपॉर्टेंट है, soon before her death, कि इस पे ना सिर्फ जजमेंट्स आई हैं बट इस पे मेंस के क्वेश्चंस बनते हैं आपके। सही है, तो जब हम मेंस के क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको इसके जजमेंट्स भी लिखवा दूंगी। क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है कि सून बिफोर द डेथ का मतलब क्या है? सून बिफोर डेथ का मतलब ये है कि अब ये मर रही है तो इससे 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 1 घंटे पहले, 1 दिन पहले, कब, किस पीरियड को आप कहेंगे सून बिफोर हर डेथ। सही है। सच वीमेन हैड बीन सब्जेक्टेड बाय सच पर्सन टू क्रुएलिटी एंड हैरेसमेंट फॉर और इन कनेक्शन विद द डिमांड ऑफ डाउरी एंड द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट सच पर्सन हैड कॉज्ड द डाउरी डेथ। नेक्स्ट है हमारा, कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट। कुछ फैक्ट्स हैं जिनकी प्रिजम्पशन हो सकती है, जैसे कोर्ट में प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट विच इट थिंक लाइकली टू हैव हैपेंड regarding being had to the common course of the nature event human conduct public and private business। ये जो अपना वो होता था ना 114, ठीक है, वो 119 में आ गया। अब कोर्ट में प्रिज्यूम क्या क्या प्रिज्यूम कर सकता है? नंबर 1, अ मैन हु इज़ इन द पोजेशन ऑफ द स्टोलन गुड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है और मेंस का क्वेश्चन भी बनता है। सही है। ए मैन हु इज़ इन द पोजेशन ऑफ स्टोलन गुड्स आफ्टर द थेफ्ट इज ईदर द थेफ्ट और हैज़ रिसीव्ड द स्टोलन गुड्स knowing them to be stolen unless he has account for such possession। सपोज एक गाड़ी चोरी हो गई थी, वो गाड़ी मैंने खरीद ली, मैंने तो खरीदी है ना वो गाड़ी, बट स्टिल आई एम इन द पोजेशन ऑफ दैट स्टोलन प्रॉपर्टी, तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा। कोर्ट तो यही मानेगी कि भाई तुमने गाड़ी चुराई है क्योंकि तुम उसके पोजेशन में हो, मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने खरीदा है, जैसा भी है। सही है।
नेक्स्ट है एन अकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ द क्रेडिट अनलेस ही इज कोरोबरेटेड इन मटीरियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अकम्प्लिस के ऊपर कि क्या अकम्प्लिस की जो टेस्टिमनी है उसकी सोल टेस्टिमनी की कोई वैल्यू है या नहीं है, कोरोबोरेशन ज़रूरी है या नहीं है, क्या ये मैंडेटरी है या फिर ये सप्लीमेंट्री है कि हाँ ठीक है ये भी करा दिया। तो इस पे क्वेश्चंस बनते हैं अपने मेंस के, ठीक है, जनरली क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड और एंडोर्स्ड वाज एक्सेप्टेड एंडोर्स्ड फॉर अ गुड कंसिडरेशन। सिंपल है कि गुड कंसिडरेशन के लिए एक्सेप्ट या एंडोर्स किए गए होंगे। अ थिंग और अ स्टेट ऑफ थिंग विच हैज़ बीन शोन टू बी इन एग्जिस्टेंस विद इन अ पीरियड शॉर्टर देन that within which such thing or state of thing usually cease to exist is still in existence। अच्छा हम ना क्या करते हैं, ये शुरू की दो ये पढ़ी, ठीक है, दो इलस्ट्रेशन पढ़ी, यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाते हैं, इसके बाद छोड़ देते हैं। तो छोड़ना नहीं है, एक रीडिंग सबकी लेनी है, ठीक है। ऐसा मतलब ये नहीं है कि यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं बने तो बनेंगे भी नहीं आगे। नेक्स्ट है हमारा जुडिशियल एंड ऑफिशियल एक्ट्स हैव बीन रेगुलरली परफॉर्म्ड, ठीक है। कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस हैज़ बीन फॉलोड इन पर्टिकुलर केसेस, ठीक है। एविडेंस विच कुड बी और इज नॉट प्रोड्यूस्ड वुड इफ प्रोड्यूस्ड बी अनफेवरेबल टू द पर्सन हु विद होल्ड्स इट। मतलब ये है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है आपको प्रोड्यूस करने थे कोर्ट में, एविडेंस प्रोड्यूस करने थे जो आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो यही माना जाएगा कि वो आपके अगेंस्ट थी। इस तरीके की प्रिजम्पशन हो सकती है। इफ ए मैन रिफ्यूज टू आंसर अ क्वेश्चन विच ही इज नॉट कंपेल्ड टू आंसर बाय द लॉ, द आंसर इफ गिवन वुड बी अनफेवरेबल टू हिम। When a document creating an obligation in the hands of the obligor, the obligation has been discharged। हाँ बस इसमें इतना ही। सेकंड देखते हैं, द कोर्ट शेल ऑल्सो हैव रिगार्ड टू सच फैक्ट्स एज द फॉलोइंग in considering whether such maxims do or do not apply to the particular cases before it। यहाँ पे ना आपको इलस्ट्रेशन करने हैं, ठीक है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इलस्ट्रेशन 1 कह रहा है अ शॉपकीपर हैज़ इन हिज बिल अ मार्क्ड रूपी सून आफ्टर इट वॉज स्टोलन एंड कैन नॉट अकाउंट फॉर इट्स पोजेशन। बता नहीं पा रहा है कि इसका पोजेशन कहाँ से आया है, बट इज़ कॉन्टिन्यूसली रिसीविंग रुपीज़ इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि अ पर्सन ऑफ द हाइएस्ट कैरेक्टर इज ट्राइड फॉर कॉजिंग अ मैन्स डेथ by an act of negligence in arranging certain machinery. Be a person of equally good character who also took part in the arrangement. Describes precisely what was done and admits and explains the common carelessness of A and himself। देखिए कर क्यों रहे हैं हम, क्योंकि इसमें लिखा है कि कोर्ट शैल ऑल्सो हैव रिगार्ड टू सच, मतलब इन पे भी ध्यान देगा कोर्ट, ठीक है, कि इन पे जो मैगजीम्स है वो अप्लाई हो रही है नहीं, इसलिए ये इलस्ट्रेशन उन्होंने दिए हैं। नेक्स्ट illustration, a crime is committed by several person A, B and C. 3 of the criminals are captured on spot and kept apart from each other। एक दूसरे से दूर रखा गया। Each gives an account of the crime implicating D and the account corroborated each others in such a manner as to render previous concert highly improbable। यानी कि जो पहले उन्होंने किया था उसकी पॉसिबिलिटी खत्म होगी, ठीक है। नेक्स्ट है A, the drawer of the bill of exchange was a man of business। B, the acceptor was a young and an ignorant person completely under A's influence। तो इस पर जो हमें बात कर रहे थे कि क्या डोमिनेट पोजीशन हो सकती है या नहीं, उस तरीके से। नेक्स्ट है इट इज़ प्रूव दैट अ रिवर कहाँ गया, अ रिवर रेन इन अ सर्टेन कोर्स 5 years ago, but it is also known that there have been floods since that time which might change its course। हाँ ठीक है कि 5 साल मतलब हर 5 साल में वो अपना रास्ता चेंज कर रही है और 5 साल पहले वो एक पर्टिकुलर वे से बहा था। सही है। जुडिशियल एक्ट द रेगुलरिटी ऑफ विच इज इन द क्वेश्चन वॉज परफॉर्म्ड अंडर द एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है। द क्वेश्चन इज वेदर अ लेटर वॉज रिसीव्ड इट इज शोन टू हैव बीन पोस्टेड बट द यूजुअल कोर्स ऑफ द पोस्ट वॉज इंटरप्टेड बाय द डिस्टर्बेंस। द यूजुअल कोर्स, ठीक है। A man refuses to produce a document which would bear on the contact of small importance on which he is used। यार जनरली यहाँ से देखो मैंने क्वेश्चन देखे नहीं, ठीक है। एक तो वो ऊपर के 2 जो अपन ने पढ़े थे वो, और एक इसका जो H है यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है बस, ठीक है। एक बार इसकी रीडिंग और ले लें। A man refuses to answer a question which he is not compelled by the law to answer, but the answer to it might cause loss to him in the matter unconnected with the matter in relation to which it is asked। ठीक है। अब हम देखते हैं, चलो यार एक ही रही है, अभी देख लेते हैं। अ बॉन्ड इज इन द पोजेशन ऑफ द ऑब्लिगर बट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस आर सच दैट ही मे हैव स्टोलन इट। नेक्स्ट है 120 हमारा प्रिजम्पशन एज टू द एब्सेंस ऑफ द कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन ऑफ फॉर रेप। बस इसमें मैंने तो ऐसे याद रख रखा है 120 नो मीन्स नो। इसमें ये है
कि अगर विमेन कहती है कि भाई मेरी कंसेंट नहीं थी, तो प्रिजम्पशन किस फेवर में होगी? प्रिजम्पशन इस फेवर में होगी कि विमेन ने नो ही बोला होगा। और अगर जो है एक्यूज कह रहा है कि नहीं उसने हाँ बोला था या इट वॉज कंसेंशुअल,